हेलो एवरीवन। मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 नंबर तक का कवरेज रख सकता है आपके एग्जाम में। 3 to 4 मार्क्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, कभी कभी 5 भी आ सकता है, लेकिन 3 नंबर तो आपको ये चैप्टर देके ही जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? देखो साहब, आपने समझना थोड़ा सा। मान लीजिए आप हैं सेलर और बायर है एक। बायर ने क्या किया, आपसे गुड्स खरीदा होगा और ये गुड्स खरीदा उसने क्रेडिट पर। आपने बोले पैसे, तो उसने बोला भैया मैं भाग जाऊंगा क्या, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तो आपने बोला भरोसा तो है, बिल्कुल है। लेकिन उसने बोला पैसे कब दूंगा, 3 महीने के बाद। तो मैंने बोला यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं। एक काम करो, आप आप क्या करेंगे, आप एक पेपर पर लिख के देंगे कि मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर दोगे। ठीक है, मतलब जैसे आज 1 तारीख है, तो 1 जनवरी 2021 को उसने लिखा, तो 3 महीने बाद तुम इसका पेमेंट कर दोगे। वो बोलेगा हाँ जी हाँ, मैं साइन करके देता हूं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट बना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ये डॉक्यूमेंट क्या बना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। अभी मैं थोड़ा एलिमेंट्री स्टेज पे हूं, थोड़ा आगे और डिटेल में समझाता हूं। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना इसको कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने उधार बेचा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, कि आपके पास एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाए, ठीक है, जिसपे वो अनकंडीशनल कमिटमेंट दे। तो फिर आप उसके लिए क्या लिखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जरा समझते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, इस पर या चेक्स हो, इस पर लगता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अंग्रेजों के जमाने का कानून है ये, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, अब ये कहता है एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो सिंपल सी बात है। यहां पर एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ होगा, आइए समझते हैं। हाँ, देखो यहां पर मान लो राम है और है मोहन। ठीक है, या चलो राम है या कुछ और मान लो। तो राम सेलर है। अगर सेलर मतलब राम यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर है जिसने आपको पैसा उधार दिया है। और मोहन क्या होगा, बायर होगा। और बायर है, इसका मतलब मोहन क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मोहन क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। अब राम क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट लिख रहा है मोहन के ऊपर, कि लिख रहा है कि मोहन जो है मेरे ऑर्डर पर मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पर किसी और को पेमेंट कर देगा। मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का पेमेंट मुझे या मेरे ऑर्डर पर कब करेगा, मान लो उसने लिखा कि 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है ना, तो 3 महीने के बाद वो पेमेंट कर देगा। तो इसमें क्या क्या आया, अब राम साइन करके देगा मोहन को, और मोहन भी क्या करेगा, उस पे लिखेगा एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया है, और साइन कर देगा। अब ये डॉक्यूमेंट जो बनेगा ये बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय विपत्र बन जाएगा। इस पे क्या होना चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा होना चाहिए। यानी जो रेवेन्यू स्टैम्प एक्ट के तहत जो भी रेवेन्यू स्टैम्प आता है वो भी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें होंगी। अब देखें, मतलब एक चीज आप समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, मतलब लिखित होना चाहिए। इट कांट बी ओरल, बोल के नहीं होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको लिखना पड़ेगा। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा गुड्स बिक गया तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देना, तो ये कंडीशनल हो गया। अगर ऐसा लिखा है कि अगर
राम से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो मुझे तुम 5 लाख रुपए दे देना, ये कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब पेमेंट किसी भी कंडीशन के पूरा होने पर डिपेंड करता है, वो नहीं लिखना है, अनकंडीशनल होना चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल ऑर्डर। उसके बाद साइंड बाय द मेकर, मेकर यानी जो बनाने वाला, जैसे मैंने यहां बोला राम और यहां बोला मोहन, ध्यान से सुनना, राम और मोहन, तो राम यहां पर सेलर है और मोहन क्या है, बायर है, या फिर मैं सेलर को क्रेडिटर भी कह सकता हूं और बायर को डेटर भी कह सकता हूं, ठीक है। तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा कौन, मेकर होगा ये, मेकर होगा राम और एक्सेप्टर होगा मोहन, यानी लेखक जो होगा वो राम होगा और स्वीकर्ता होगा मोहन। राम को ही ड्रॉर कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रॉर, जो ड्रॉ कर रहा है यानी आहर्ता, ठीक है। और ये होता है सर ड्रॉई, यानी आदेशिती, इसको आदेश दिया जाता है, ठीक है। अब राम क्या ऑर्डर देगा कि या तो मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पर किसी और को, यानी राम ये कह सकता है कि सर यहां पर मेरे ऑर्डर पर सीता को पेमेंट कर दें आप। तो अगर जिसको भी पेमेंट मिलेगा, मोहन जिसे पेमेंट करेगा वो बन जाएगा पेई, पेई यानी आदाता, जिसे भुगतान प्राप्त हो रहा है, भुगतान ग्रहीता, ठीक है। राम भी पेई हो सकता है, राम कह सकता है मुझे ही पैसा दो, या फिर राम किसी और को भी कह सकता है कि उससे जाके पैसे ले लो। सर्टेन पर्सन एक यानी निश्चित व्यक्ति, और मनी, सिर्फ मनी में लिखा जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होगा कि मुझे 5 kg गोल्ड दे देना या मुझे 100 क्विंटल गेहूं दे देना, ये सारी चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां से क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में भी आए हैं। तो पहला क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित रूप में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, किसी भी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, साइंड बाय मेकर, स्पेसिफिक पर्सन पर लिखा जाना चाहिए, पर्सन को स्पेसिफाई करके लिखा जाना चाहिए, और दिस इज एन ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, इसमें क्या है, स्पेसिफिक सम ऑफ मनी भी मेंशन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें 30 दिन बाद कुछ रुपए दे दूंगा, कुछ रुपए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, या मैं तुम्हारी बहुत मदद कर दूंगा 30 दिन के बाद, इट इज नॉट डिफाइंड, या मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, ऐसा भी कहना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक डेट होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और स्पेसिफिक सम भी होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड, डेट भी होना चाहिए और स्टैम्प्ड भी होना चाहिए, एंड रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा होना चाहिए, ठीक है। देखिए ड्रॉर यहां पर अपना सील साइन करके देगा, और यहां पर क्या होगा, ड्रॉई जो है वो लिखेगा एक्सेप्टेड और अपना सिग्नेचर करके वापस लौटा देगा, ठीक है। देखिए ड्रॉर और पेई दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं। देखो एक चीज समझना, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, राम ने लिखा है मोहन के ऊपर बिल, ठीक है, ये इसको हम किस नाम से बुला सकते हैं, ड्रॉर, मेकर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साहब, ड्रॉई, ठीक है। अब राम या तो खुद भी पेमेंट ले सकता है, तो इस केस में अगर राम खुद पेमेंट लेता लेता है तो राम ही क्या हो जाएगा, पेई, और मोहन क्या हो जाएगा, पेयर। और राम अगर किसी और को बोलता है कि मान लीजिए जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया सीता को, तो इस केस में मोहन पेमेंट किसको करेगा, सीता को, तो पेयर तो मोहन ही रहेगा लेकिन पेई कौन हो जाएगा यहां पर, सीता, ठीक है, ये बात है। अब हम बात करते हैं पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल के पक्षकार 3 पार्टीज हैं, कौन कौन से, ड्रॉर, ड्रॉर मतलब जो बिल को लिखता है, बिल को लिखने वाला ड्रॉर है, और ड्रॉर ही क्या होता है, सेलर या फिर क्रेडिटर, भाई जिसने उधार माल बेचा है या जिसने उधार दिया है किसी को तो वही लिखेगा बिल, तो ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर लिखेगा, ठीक है। आहर्ता जिसको कहते हैं, ड्रॉई कौन होता है साहब, जिसने उधार माल खरीदा है वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा और बिल का पेमेंट करेगा, ठीक है। और तीसरा जिसको हम कहेंगे पेई, पेई का मतलब जिसे पैसा मिलेगा, ठीक है। अब वो ड्रॉर खुद भी हो सकता है, राम खुद भी हो सकते हैं, या फिर क्रेडिटर, उसका भी क्रेडिटर हो सकता है। उसका क्रेडिटर कैसे, राम ने सीता से उधार लिए थे तो राम कह रहे हैं कि सीता तुम उससे पैसे ले लेना, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 3 पार्टीज होंगी। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 में कुछ
गलती से गलत बोल दिया था, ठीक है। तो 3 पार्टी होंगी बिल ऑफ एक्सचेंज में, ध्यान रखना कौन कौन सा। ड्रॉअर, जिसको हम कहते हैं मेकर, सेकंड ड्रॉई यानी एक्सेप्टर, और तीसरा होता है पेई यानी कि पेई, ठीक है ना। हिंदी में इनको लिखते हैं आदाता, इसको बोलते हैं स्वीकर्ता, स्वीकर्ता सॉरी स्वीकर्ता या आदेशिती, आदेशिती, ठीक है। और इसको कहते हैं आहर्ता या लेखक। तो ध्यान रखना यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। ये देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। सेलर खुश है भाई, क्यों खुश है, बिल मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा, और ये बायर डेटर दुखी आदमी, ठीक है। तो क्या करेगा, सेलर ड्रॉ करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और वो किसको देगा, बायर को देगा, और बायर साइन करेगा और लिखेगा एक्सेप्टेड, और फिर वो किसको लौटा देगा, सेलर को लौटा देगा। देखिए इसकी दांतें देखिए, वाह भैया जी स्माइल, ठीक है ना, कितना खुश है। और इसके देखिए अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, ओ माय गॉड क्या हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो तरह के बिल होते हैं, यानी समय के आधार पर। एक होता है डिमांड बिल बिल और एक होता है टेन्योर बिल। टेन्योर का मतलब टाइम बिल। देखो डिमांड बिल की अगर हम बात करें तो ये उसी दिन पेएबल हो जाएगा जिस दिन इसको प्रेजेंट किया गया, डिमांड बिल है, ठीक है। उसमें एक फिक्स डेट पेमेंट की नहीं होगी। जैसे जो चेक होता है ना, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है। चेक भी क्या होता है, डिमांड बिल होता है। कैसे, उसमें डेट डली हुई रहती है। जैसे लिखा है, मान लीजिए उसमें साइन करने की डेट है, मान लीजिए 3/3/2021 लिखा है, ठीक है। चेक्स जो होते हैं वो 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं। अब इसके बाद इस तारीख से लेके आप 3 महीने तक किसी भी दिन प्रेजेंट कर देंगे, तो वो जिस दिन आप प्रेजेंट कर देंगे उसी दिन पेएबल हो जाएंगे। तो उनको बोलेंगे डिमांड बिल यानी मांग बिल। और टेन्योर बिल जो कि टाइम बाउंड होते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा है कि आज मान लीजिए 1 जनवरी है और 1 जनवरी को लिखा है कि 3 महीने बाद, तो फिर ये 3 महीने बाद ही क्या होंगे, पेएबल होंगे। ग्रेस डेज की बात हम आगे करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह। तो समझिए टेन्योर बिल यानी टाइम बिल वो बिल है जो एक निश्चित समय अवधि के बाद ही दे होगा, और डिमांड बिल जिस दिन प्रेजेंट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, उसी दिन पेएबल हो जाएगा। चेक क्या है, डिमांड बिल है, ठीक है। आगे चले, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, फॉरेन बिल यानी विदेशी विपत्र, और इनलैंड बिल यानी देशी। देखिए फॉरेन बिल क्या है, ड्रॉन इन वन कंट्री पेएबल इन अनदर कंट्री, लिखा किसी एक देश में जाए लेकिन भुगतान किसी और देश में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉरेन बिल। सिंपल सी बात है। या किसी फॉरेन सिटीजन पर लिखा जाए, देश के बाहर लिखा जाए, तो उसको फॉरेन बिल बोलेंगे। जो इनलैंड नहीं है, जो देशी नहीं है, वही विदेशी है, सिंपल सी बात है। अब इनलैंड बिल क्या है, इनलैंड बिल वही है जो कि किसी एक कंट्री में लिखा जाए और किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में नहीं लिखा जाए। जैसे अगर इंडिया में, इंडिया के सिटीजन पर इंडिया में ही बिल लिखा जाए तो वो इनलैंड बिल होगा, देशी बिल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया के सिटीजन में इंडिया के बाहर बिल लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा सर, फॉरेन बिल हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस का मतलब क्या है, उपयोग के आधार पर। ट्रेड बिल, दिस इज अ काइंड ऑफ बिल रिटन बाय सेलर ऑन टू ऑन द बायर ऑन ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जब ट्रेडिंग होती है तो जो बिल लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड बिल, जनरली जिसकी हम बात करते हैं। और अकोमोडेशन बिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सहायतार्थ विपत्र। सहायतार्थ विपत्र क्या है, ये बिल जो होता है ये म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखा जाता है। जैसे समझो राम और मोहन थे, ठीक है ना। राम और मोहन, राम को पैसे की जरूरत थी, मोहन को भी पैसे की जरूरत थी। तो राम ने एक बिल लिखा मोहन के ऊपर कि हे मोहन, तुम मुझे 3 महीने बाद इतना पैसा दे देना। तो ये राम के पास एक बिल आ गया। और मोहन ने भी एक बिल लिखा किसके ऊपर, राम के ऊपर। तो एक बिल मोहन के पास भी आ गया, ठीक है। दोनों ने अलग अलग बिल लिखे, 1 और 2, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दे दी। अब ये बैंक में जाके क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करा लेंगे। डिस्काउंटिंग की बात हम करेंगे आगे। बैंक में क्या करा लेंगे, उसको बट्टाकृत करा लेंगे, मतलब बैंक से कुछ पैसा काट करके इनको पैसा मिल जाएगा। तो इनकी जो अभी फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखे जाते हैं, यानी नाम ही क्या है, अकोमोडेशन
बिल। अकोमोडेशन मतलब एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नो कंसीडरेशन, यहां पर कुछ एक्चुअल में सेल परचेस नहीं हुआ, ये समझ लो कि इमेजिनरी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर इन्होंने लिख दिया। दीज बिल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, 2-3 महीने के लिए पैसे की जरूरत है तो ऐसे बिल लिख दिए जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर ऐसा होने लगेगा तो हर आदमी अपना अपना एक, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं आपके ऊपर बिल लिख देता हूं, आपको पैसे की जरूरत है तो आप मेरे ऊपर बिल लिख दीजिए। आपको लगता है बैंक इसको डिस्काउंट करके आपको पैसे देगा? आपने अपने दोस्त के ऊपर बिल लिखा, मान लीजिए कि आपको जरूरत पड़ी कि जीएफ को घड़ी देनी है गिफ्ट, ठीक है, तो आपने बोला तू मेरे लिए बिल लिख दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं तेरे ऊपर बिल लिख देता हूं, तू एक्सेप्ट कर ले, और दोनों अपने अपने सहेलियों को गिफ्ट दे आएंगे। बैंक लेके गए आप दोनों, मैनेजर साहब ने दोनों को अंदर बुलाया और जमकर कूटा, ठीक है, क्यों? बैंक डिस्काउंट उन्हीं के बिल करेगा जिनकी बैंक में क्रेडिटेबिलिटी काफी अच्छी होगी। अरे आपका खाता जीरो अकाउंट बैलेंस है जिसमें कभी कभी पैसा नहीं रहता है, और आप ये सोचने गए हैं मेरे खाते में 500 रुपए रहते हैं और मैं बोल रहा हूं 5 लाख रुपए का बिल डिस्काउंट कर देगा। बैंक इतना धोएगा कि हालत खराब कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया अकोमोडेशन, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं सर प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स का मतलब क्या होता है? वचन पत्र। वचन पत्र क्या है सर? आपने नोट में पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ रुपीज 500, ऐसा लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? जो आपके पास करेंसी नोट है वो प्रॉमिसरी नोट है। करेंसी जो है वो आपका वचन पत्र है। वचन पत्र का मतलब आरबीआई का गवर्नर कसम खाता है कि जिस दिन तुम पैसे मांगने आओगे हम तुमको 500 रुपए अदा कर देंगे। अब एक बात बताओ, 500 के नोट पे यही लिखा है ना कि 500 रुपए अदा कर देंगे, इसका मतलब वो जो नोट है ना, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू 500 नहीं है। जिस दिन उस नोट की वैल्यू क्वेश्चन हो गई, आपको क्या होगा? आरबीआई 500 रुपए देगा, और आरबीआई का गवर्नर साइन करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर गारंटी देती है कि अच्छा ठीक है, अगर ये आरबीआई भी नहीं दे पाया तो हम बैठे हुए हैं, माई बाप हम देंगे तुमको पैसा। तो आई बात समझ में? तो वो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। एक्चुअल में 1 रुपए का सिक्का, ठीक है ना, मतलब सिक्के और 1 रुपए का नोट ही एक्चुअल में करेंसी है। तो प्रोमिसरी नोट की अगर हम बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, दोनों चीजें हैं, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट, राइटिंग में होना चाहिए। नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट, ये बैंक नोट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कोई भी, अभी हम आगे बात करेंगे। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाई मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने आपसे माल खरीदा, ठीक है ना, मैंने आपसे माल खरीदा, माल मतलब गुड्स खरीदा, ठीक है। अब गुड्स खरीदा, आपने मुझसे पैसे मांगे, मैंने बोला दे दूंगा आपको, और मैंने यहां पर कसम खाई, मैंने ये बिल मैंने खुद लिखा, मैं कौन हूं? डेटर हूं। मैं कौन हूं? बायर हूं। यहां पर बायर खुद लिख रहा है कि मैं कसम खाता हूं कि 3 महीने बाद, आज के डेट से 3 महीने बाद तुम्हारे 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा। बायर जब खुद कसम खाए, बायर बोले मां कसम ऐसा मैं कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, तो मतलब वो क्या है? प्रॉमिसरी नोट। इस केस में ड्रॉअर कौन होगा? बायर ही होगा। इस केस में मेकर कौन होगा? बायर ही होगा, और उसी के साइन होंगे। आई बात समझ में आपको? अब ध्यान रखिएगा, प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकते। आरबीआई एक्ट कहता है कि सर प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकते, नहीं तो दिक्कत क्या होगी? हर आदमी ये लिखेगा, जैसे आरबीआई का गवर्नर लिख के देता है करेंसी नोट में कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो हर आदमी लिख के दे देगा, प्रॉमिस कर देगा कि मैं चंपू जी को 300 रुपए देने का वचन करता हूं, मैं लल्लू जी को 500 रुपए देने का वचन करता हूं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि हर आदमी अपनी अपनी करेंसी लेके घूमना शुरू कर देगा। तो आरबीआई का सेक्शन है 31 सेक्शन सबसेक्शन 2, वो कहता है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर। बियरर मतलब क्या होता है? वाहक को दे नहीं होगा। बियरर का मतलब होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसी का। करेंसी नोट आपके पास है तो आपकी ही हो जाती है, उसमें नाम पता नहीं लिखा होता। तो आपको अगर प्रॉमिसरी नोट लिखना है तो आपको नाम लिख के लिखना पड़ेगा कि मैं रामलाल को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि मैं रामलाल या इसके बियरर को इतना वचन करता हूं, तो सर बियरर को पेमेंट नहीं हो पाएगा। बियरर मतलब धारक को पेमेंट नहीं हो पाएगा। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी इन बियरर फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक्स की। बात करें, राइटिंग में होना चाहिए, क्लियर प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। क्लियर प्रॉमिस टू पे का मतलब स्पष्ट तौर पे आप कहेंगे कि मैं भुगतान करने का वचन देता हूं। आपने ऐसा लिख दिया अगर
कि मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, धन्यवाद। तो ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया ना, ये प्रॉमिस टू पे नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट डेट है, ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई इवेंट उस पे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर ऐसे लिखा कि मैं 5 लाख रुपए तुमको दे दूंगा एज सुन एज आई गेट द अमाउंट, एज सुन एज का मतलब क्या है? नहीं। आप ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बोल दे लोग कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा अगर मेरी नौकरी लग जाए। अब भाई नौकरी लग जाना या ना लग जाना भगवान जाने। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा अगर मेरी फसल अच्छी हुई। ये कंडीशनल प्रॉमिस है, ये नहीं चलेंगे। कंडीशनल अनकंडीशनल प्रॉमिस होने चाहिए हमें। अनकंडीशनल प्रॉमिस यानी कि जनरल एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं चाहिए हमें। प्रोमिसर और मेकर, इसमें मेकर ही वचन कसम खाता है। मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। मेकर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, जाहिर सी बात है। पेई, द पर्सन हुम द पेमेंट इज प्रोमिस्ड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन। जैसे राम अगर मोहन के लिए प्रोमिसरी नोट लिख रहा है तो राम लिखेगा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं 3 महीने बाद मोहन को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, अगर ऐसा लिखा है कि मैं 5 लाख रुपए और प्लस फाइन दे दूंगा तो ये भी सर्टेन नहीं है। कितना फाइन आप बताएं। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, जाहिर सी बात है आप लीगल करेंसी का यूज करेंगे, ऐसी करेंसी का यूज नहीं करेंगे जो प्रोहिबिटेड हो। और पेबल, इट शुड नॉट बी पेबल टू द बियरर, मैंने बताया प्रोमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आरबीआई ने बोला है। क्यों ऐसा बोला है आपको बता दिया, नहीं तो हर आदमी बियरर एक दूसरे का लेके घूमने लगेंगे प्रॉमिसरी नोट और बोलेंगे उसने प्रॉमिस किया है, उसने प्रॉमिस किया है। आपको पता है कि प्रॉमिस अक्सर टूट जाया करते हैं, आपके भी टूटे होंगे कभी ना कभी प्रॉमिस, ठीक है? या आपका प्रॉमिस आपने तोड़े होंगे या किसी ने आपसे प्रॉमिस किया होगा उसने तोड़ दिया होगा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, इसलिए आरबीआई ने बोला कि नहीं भैया बियरर हम ही दे सकते हैं प्रॉमिसरी नोट, ठीक है? चले, तो अब ध्यान रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज थी और प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी है। मेकर, मेकर यानी यहां पर मेकर कौन होगा? मेकर जनरली कौन होगा? बायर होगा या डेटर होगा? वहां मेकर कौन था? सेलर या फिर क्रेडिटर। तो यही लिखेगा, यही ड्रॉअर है और यही लिख के कसम खाएगा कि मैं कसम खाता हूं मां कसम मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। और पेई क्या बोलेगा? पेई जिसे पेमेंट मिलेगा ये सेलर होगा या क्रेडिटर होगा। इस केस में बियरर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलिए, तो ये ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज। अब आइए जरा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यहां पर प्रॉमिस टू पे होता है, वचन कसम। 3 पार्टीज होती हैं, यहाँ 2 पार्टीज होती हैं। 3 पार्टीज कौन कौन से? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, और यहाँ पर मेकर और पेई। यहाँ पर ड्रॉअर और एक्सेप्टर यही है। बिल इज पेड बाई एक्सेप्टर, जिसने कसम, जिसने स्वीकार किया है वही पे करेगा, और यहाँ पर प्रॉमिस, जिसने कसम खाई है वो पे करेगा। मेकर, यहाँ पर बिल ड्रॉ किया जाता है क्रेडिटर द्वारा, और यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट है वो बनाया जाता है डेटर द्वारा, बता चुका हूं। उसके बाद पेई, पेई कौन हो सकता है? ड्रॉअर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। देखो यहाँ पर जो बिल लिखता है वही पेमेंट भी ले सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, लेकिन यहाँ पर जो मेकर है वो तो पेयर हो सकता है लेकिन वो कभी पेई नहीं हो सकता, क्योंकि भैया खुद को ही पैसा कैसे देगा। प्राइमरी लाइबिलिटी, ध्यान रखना, इन बिल ऑफ एक्सचेंज लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। देखो लिखने वाले का जो यहाँ पर जो ड्रॉअर होगा, मेकर जो होगा, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। कब है? जब उसका ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तब उसकी लाइबिलिटी आएगी। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तब लाइबिलिटी आएगी उसकी। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर की लाइबिलिटी जो है, क्योंकि कसम तुमने खाई है ना, तुम कसम खा के बोल रहे हो, तो क्या करोगे? तुम्हें ही पेमेंट करना पड़ेगा। प्राइमरी होगी और एब्सोल्यूट होगी। नोटिस ऑफ डिसऑनर, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर डिसऑनर हो गया, मतलब जो पेमेंट करने वाला बंदा था, ड्रॉई था, उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ द बिल, आगे हम पढ़ेंगे। तो इस केस में उसको नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में प्रोमिसरी नोट का डिसऑनर का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए बाई लॉ। और नोटिंग, जब हम डिसऑनर हो जाता है तो जाके नोटरी पब्लिक के पास क्या करते हैं? बिल को नोट करा लेते हैं कि हमने बिल प्रेजेंट किया था और क्या हो गया, ये इस पे
इस पे पेमेंट नहीं हुआ है। तो इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय विपत्र अगर आपका अनादर हो गया है, अनादरित हो गया है, तो उस केस में आपको नोटिंग करानी पड़ेगी और उसका प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, मतलब वहां पर दर्ज कराना पड़ेगा। और यहाँ पर साहब डिसऑनर के लिए नोटिंग और प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमने अभी जो पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। कल हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, यानी प्रोमिसरी नोट्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से मुझे लगता है कई बार तो दोनों क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां से पढ़िएगा। कल हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।